यह एक परफेक्ट फैमिली वेकेशन होने वाला था। राजेश शर्मा ने इस यात्रा की योजना कई महीनों पहले बनाई थी। वर्षों तक लगातार काम करने के बाद उसने आखिरकार अपनी पत्नी प्रिया और अपने दो बच्चों 14 वर्षीय आर्यन और 8 वर्षीय रिया को छुट्टियों पर ले जाने का फैसला किया। उनका गंतव्य था ब्लैक वाटर आइलैंड, एक खूबसूरत द्वीप जो अपने सफेद समुद्री तटों, घने जंगलों और प्राचीन लाइट हाउस के लिए प्रसिद्ध था। वहां बहुत कम पर्यटक आते थे क्योंकि यह मुख्य भूमि से काफी दूर स्थित था। लेकिन यही कारण था कि राजेश ने इसे चुना था। वह शांति चाहता था। उसे नहीं पता था कि कुछ जगहें एक कारण से ही दुनिया से अलग थलग रहती हैं। शाम करीब 4 बजे परिवार बंदरगाह पहुंचा। बड़ी फेरी पहले ही जा चुकी थी और वहां केवल एक छोटी मोटरबोट बची थी। नाव चलाने वाला एक बूढ़ा आदमी था जिसकी त्वचा झुर्रियों से भरी हुई थी और आंखें असामान्य रूप से पीली थीं। क्या आप ब्लैक वाटर आइलैंड जा रहे हैं? राजेश ने पूछा। बूढ़ा आदमी कुछ क्षण चुप रहा। हां, लेकिन हमें सूर्यास्त से पहले निकल जाना चाहिए। क्यों? आर्यन ने पूछा। बूढ़े ने समुद्र की ओर देखा। क्योंकि अंधेरा होने के बाद समुद्र सब कुछ याद रखता है। सब हंस पड़े, लेकिन नाविक नहीं हंसा। ठीक शाम 5 बजे वे नाव पर सवार हो गए। शुरुआत में यात्रा बिल्कुल सामान्य थी। समुद्र शांत था। बच्चे तस्वीरें ले रहे थे और प्रिया ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। लेकिन जैसे ही सूरज क्षितिज के पीछे डूबने लगा, समुद्र पर एक अजीब सा कोहरा छाने लगा। कुछ ही मिनटों में दृश्यता लगभग खत्म हो गई। द्वीप अब दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर केवल धूसर धुंध थी। नाविक अचानक घबरा गया। वह बार बार अपना कंपास देख रहा था। क्या हुआ? राजेश ने पूछा। हम रास्ते से भटक गए हैं। लेकिन जीपीएस की स्क्रीन बंद थी। न कोई सिग्नल, न कोई बैटरी, कुछ भी नहीं। तभी पास ही पानी में किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। छपाक! फिर एक और। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत विशाल चीज नाव के नीचे तैर रही हो। आर्यन रेलिंग के ऊपर झुक गया। वो क्या था? नाविक ने तुरंत उसे पीछे खींच लिया। सूर्यास्त के बाद कभी पानी में मत झांको। उसकी आवाज कांप रही थी। पहली बार परिवार को डर महसूस हुआ। कुछ मिनट बाद छोटी रिया ने कोहरे की ओर इशारा किया। वो कौन है? दूर धुंध में एक और नाव दिखाई दी। एक पुरानी लकड़ी की नाव। वह सुनसान लग रही थी। न कोई रोशनी, न कोई इंजन, बस चुपचाप पानी पर तैर रही थी। जैसे ही वे उसके पास से गुजरे, परिवार ने देखा कि उसमें दर्जनों लोग बैठे हुए थे, बिल्कुल स्थिर, सिर झुकाए हुए। एक भी व्यक्ति नहीं हिल रहा था। प्रिया ने हाथ हिलाया। कोई जवाब नहीं मिला। नाविक ने तुरंत गति बढ़ा दी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। पीछे मत देखना, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन आर्यन ने पीछे मुड़कर देख लिया। अब वे सभी आकृतियां खड़ी थीं, हर एक, और वे सीधे परिवार को घूर रही थीं। आर्यन चीख पड़ा। जब सबने फिर से देखा, वह नाव गायब हो चुकी थी, मानो वह कभी थी ही नहीं। अब वातावरण और भी भारी हो चुका था। कोहरा गाढ़ा होता जा रहा था। यहां तक कि समुद्र भी अस्वाभाविक रूप से शांत लग रहा था। न लहरें, न हवा, कुछ भी नहीं। फिर एक आवाज सुनाई दी। थक थक थक। कुछ नाव के नीचे से टकरा रहा था। धीरे धीरे, एक नियमित लय में आवाज लगातार आती रही। ठक ठक ठक। राजेश ने टॉर्च निकाली और पानी में रोशनी डाली। जो उसने देखा, उससे उसका खून जम गया। नाव के नीचे सैकड़ों चेहरे तैर रहे थे। मानव चेहरे। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं और वे मुस्कुरा रहे थे। राजेश के हाथ से टॉर्च छूट गई। नाव जोर से हिलने लगी। रिया रोने लगी। नाविक प्रार्थना करने लगा। अचानक इंजन बंद हो गया। चारों ओर भयानक सन्नाटा छा गया। नाव लहरों के सहारे बहने लगी। तभी कोहरे में से एक महिला की आवाज सुनाई दी। धीमी, मधुर, मेरी मदद करो। प्रिया ने इधर उधर देखा। क्या तुमने सुना? फिर वही आवाज, मेरी मदद करो। इस बार वह और करीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज हर दिशा से आ रही हो। राजेश ने देखा, एक महिला समुद्र की सतह पर खड़ी थी। उसने पुरानी सफेद पोशाक पहन रखी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे को ढंके हुए थे। वह लहरों के बीच बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। बच्चे चीख पड़े। नाविक ने तुरंत अपनी आंखें ढक लीं। उसकी ओर मत देखो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। महिला ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा इंसानी नहीं था।
उसका मुंह असंभव रूप से बड़ा था और उसमें सैकड़ों नुकीले दांत थे। वह मुस्कुराई, फिर समुद्र के भीतर गायब हो गई। उसी क्षण एक भयंकर तूफान शुरू हो गया। विशाल लहरें नाव से टकराने लगीं। आकाश में बिजली गरजने लगी। परिवार एक दूसरे को पकड़कर बैठा था, जबकि नाव बुरी तरह उछल रही थी। फिर अचानक धड़ाम! कुछ भारी चीज ने नाव को नीचे से टक्कर मारी। लकड़ी का फर्श टूट गया। पानी तेजी से अंदर भरने लगा। नाव डूबने लगी। सब घबरा गए। एक और जोरदार टक्कर, इस बार पहले से भी अधिक शक्तिशाली। तभी पानी से एक विशाल काली आकृति उभरी। वह नाव से कई गुना बड़ी थी। एक बिजली चमकी और कुछ क्षण के लिए वह चीज दिखाई दी। उसका शरीर दर्जनों इंसानी शरीरों के आपस में जुड़े हुए ढेर जैसा था। उसकी त्वचा पर सैकड़ों काली आंखें थीं और हर मुंह चीख रहा था। नाविक घुटनों के बल गिर पड़ा। ड्राउंड वंस! राक्षस ने पूरी ताकत से नाव पर हमला किया। नाव दो हिस्सों में टूट गई। सब लोग बर्फ जैसे ठंडे पानी में गिर पड़े। राजेश पागलों की तरह अपने परिवार को खोजने लगा। आर्यन, प्रिया, रिया, लेकिन समुद्र उनकी चीखें निगल गया और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब राजेश की आंख खुली, वह समुद्र तट पर पड़ा था। सुबह की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। सामने ब्लैक वाटर आइलैंड था। वह जीवित था। पास ही प्रिया, आर्यन और रिया भी बेहोश पड़े थे, लेकिन सांस ले रहे थे। राजेश ने राहत की सांस ली और उन्हें गले लगा लिया। कुछ देर बाद द्वीप के ग्रामीण वहां पहुंचे। उन्हें देखकर वे हैरान रह गए। एक बुजुर्ग ग्रामीण ने अविश्वास से पूछा, तुम लोग जिंदा कैसे बच गए? राजेश ने पूरी घटना बताई। बुजुर्ग का चेहरा गंभीर हो गया। फिर उसने एक भयानक रहस्य बताया। 50 साल पहले एक फेरी जिसमें 300 से अधिक यात्री सवार थे, इसी द्वीप के पास एक तूफान में गायब हो गई थी। कोई भी जीवित नहीं बचा। तब से मछुआरे अक्सर धुंध में भूतिया नावें और अजीब आवाजें देखने सुनने का दावा करते थे। स्थानीय लोगों का मानना था कि उन डूबे हुए यात्रियों की आत्माएं आज भी इन जल क्षेत्रों में भटकती हैं। वे उन्हें कहते थे द ड्राउंड वंस। परिवार ने तुरंत द्वीप छोड़ने का फैसला किया। उसी दोपहर एक बचाव नौका उन्हें मुख्य भूमि पर ले गई। सब कुछ सामान्य लगने लगा। महीने बीत गए। जीवन फिर से अपनी रफ्तार में लौट आया। फिर एक रात आर्यन छुट्टियों की तस्वीरें देख रहा था। अधिकांश तस्वीरें सामान्य थीं, बंदरगाह, नाव, समुद्र। लेकिन फिर उसे एक ऐसी तस्वीर मिली जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह कोहरे के दौरान ली गई थी। तस्वीर में उनकी नाव दूर से दिखाई दे रही थी, लेकिन उसमें कुछ भयावह था। परिवार के हर सदस्य के पीछे एक पीली आकृति खड़ी थी, काली आंखें, डरावनी मुस्कान। आर्यन ने तस्वीर झूम की। उसका दिल रुक गया। उन भूतिया आकृतियों में से एक कैमरे की ओर नहीं देख रही थी। वह सीधे आर्यन की ओर देख रही थी और तस्वीर के कोने में खरोंच जैसी लिखावट उभर आई थी, हम तुम्हारे साथ घर आ गए हैं। अगली सुबह आर्यन अपने कमरे से गायब हो गया। खिड़कियां बंद थीं, दरवाजे अंदर से लॉक थे। संघर्ष का कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं। सिर्फ फर्श पर समुद्री पानी का एक छोटा सा गड्ढा था। और उसके बाद हर रात शर्मा परिवार अपने घर के नीचे से एक आवाज सुनता था, ठक ठक ठक, मानो समुद्र की कोई चीज उनका इंतजार कर रही हो और धैर्यपूर्वक उन दिनों की गिनती कर रही हो जब वह बाकी परिवार को भी अपने साथ ले जाएगी।